हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होगे और अपना ख्याल रख रहे होगे। देन बच्चों, हमारा जो पिछला सेशन था वो सिग्निफिकेंट फिगर्स का था और मैं आपको फिर से कह दूं, सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है जब उससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, चाहे वो बोर्ड हो, चाहे वो जेई हो, चाहे वो नीट हो, पर आता जरूर है ना। देन आप सिग्निफिकेंट फिगर्स को बहुत अच्छे से क्या करोगे, देख लोगे और समझने का प्रयास करोगे। और अगर आपने नहीं देखा है तो देखो, मैं यहाँ अपने आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, जरूर विजिट करना और सिग्निफिकेंट फिगर्स को कंप्लीट करना। देन बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा, ऐसे कह सकते हैं मोस्ट अवाइटेड, ठीक है ना, टॉपिक है कौन सा? मोल कंसेप्ट। कौन सा है? मोल कंसेप्ट। देन आज हम लोग मोल कंसेप्ट की ओर चल रहे हैं बच्चों। अब यहाँ से आपका जो क्लास होगा ना, वो बहुत बहुत डेप्थ में होगा और आपको बहुत अच्छे से हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब ऐसे समझ लो, बहुत अच्छे से आपको इन चीजों को समझना है, सीखना है और क्वेश्चंस करते चलना है। वैसे मैं आपको बता दूं, अगर आप नीट के एस्पायरेंट हो तो आप एक काम करो, फिंगर टिप का बुक से सिग्निफिकेंट फिगर्स का जितना भी क्वेश्चन है, मतलब अभी तक जो भी मैंने पोर्शन कंप्लीट करवा दिया है, उसका जितना भी क्वेश्चन है आपको कंप्लीट करके रखना है। और साथ ही मैंने आपको एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस को होमवर्क में दिया था, रिप्लाई तो आपने किया नहीं, वीडियो तो देखा है, तो उसको भी आपको कंप्लीट करके रखना है। आप ऐसे मत समझ के चलो कि अरे चलो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं या ऐसा कुछ, समझ लो कि एकदम एज इट इज आप ऑफलाइन में पढ़ रहे हो ऐसे ही। और मैं आपको बिल्कुल आपको कह रहा हूं कि आप प्लीज होमवर्क बना के दिखाओ। अगर कुछ गलत होगा तो मैं करेक्शन कर दूंगा ना, ठीक है। और कोशिश कर रहा हूं कि आज मैं टेलीग्राम का एक ग्रुप बना दूं, आप उसमें भी मुझे होमवर्क सेंड कर सकते हो, ठीक है ना। देन चलिए, ज्यादा बातें ना करते हुए शुरू करते हैं अपने किसको, सेशन को। मैं अपनी पेन ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिल नहीं रहा, एक सेकंड देना। देन चलिए बच्चों, पेन मिल चुका है, अब हम शुरू करते हैं अपने सेशन को, ठीक है। देखिए, स्टार्टिंग हो रहा है हमारा डायमेंशनल एनालिसिस। देखो बच्चों, मूल कंसेप्ट में जाने से पहले मैं सोच रहा हूं मैं इस टॉपिक को भी कंप्लीट करवा ही दूं। क्या है, देखो समझो इस चीज को। क्या है कि मैं चाहूं तो मैं क्या कर सकता हूं कि मैं इसे स्किप कर सकता हूं, ठीक है। लेकिन मैं स्किप इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि आपके एनसीईआरटी में है और मैं चाहता हूं कि मैं आपके एनसीईआरटी के हर एक टॉपिक को क्या करूं, कवर करता चलूं, ठीक है ना। तो कोई भी चीज छूटना नहीं चाहिए, चाहे वो इंपॉर्टेंट हो ना हो, पर हाँ, जानकारी, नॉलेज नॉलेज कभी भी वेस्ट नहीं होता। अब देखो, डायमेंशनल एनालिसिस का जरूरत हमें पड़ा क्यों, पहले इसको समझते हैं। देखो, डायमेंशनल एनालिसिस का शुद्ध हिंदी अगर कहो तो होता है विमीय विश्लेषण, ठीक है। पर ऐसा समझ लो कि विमीय विश्लेषण कुछ मुझे भी जमता नहीं। देन डायमेंशनल एनालिसिस को समझते हैं, ठीक है ना। ऐसे जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो गुस्सा ना मत मुझसे, जाहिर सा बात है, आपको आगे अगर फ्यूचर में और आगे बढ़ना है, पढ़ना है, देन आपको इंग्लिश में आना ही होगा। आप चाहो ना चाहो, आपको इंग्लिश में आना होगा, बट हम इंग्लिश में पढ़ाई कर रहे हैं ताकि आप समझ सको, ठीक है ना। चलिए, डायमेंशनल एनालिसिस का जरूरत क्यों पड़ा, इसको समझते हैं। तो डायमेंशनल एनालिसिस का जरूरत हमें इसलिए पड़ा क्योंकि आप जब एक यूनिट से दूसरे यूनिट में क्या करते हो, कूदते हो, या ऐसे समझ लो कि आप एक सिस्टम के एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जब आप जाते हो, है ना, तो इसी के लिए हमको जरूरत पड़ता है डायमेंशनल एनालिसिस को। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊं कि अगर मैं कहूं कि आप बताओ कि 24 मतलब सॉरी, एक दिन में, ठीक है ना, वन डे में कितने सेकंड होंगे, तो आप तो तुरंत कैलकुलेट करोगे, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करके। लेकिन आपको मैं फिर से कह दूं, आप मुझे प्रूफ करके नहीं दिखा सकते कितना सेकंड होगा। बात समझ रहे हो? मतलब आप ऐसे करोगे ना, जैसे कि मैंने कहा एक दिन में कितने सेकंड होंगे, तो आप क्या करोगे, वन डे इज इक्वल टू 24 आवर। 24 आवर में फिर आप क्या करोगे, इनटू क्या करोगे, एक घंटे में, 1 आवर में 60 मिनट इंटू 60, और 1 मिनट में फिर 60 सेकंड। ऐसे करके तो आप मुझे दे तो दोगे, लेकिन वहां यूनिट चेंज नहीं हुआ। आप ध्यान देना, वन डे आपने रखा, उसको आपने, आपको पता है कि वन डे में 24 आवर होता है, ये पता है, लेकिन आप साइंटिफिकली आप नहीं बता सकते कि डे को आपने आवर में किस तरह से चेंज किया। इसीलिए हमको किसका जरूरत पड़ता है, डायमेंशनल एनालिसिस का। ये हमें बताता है कि हम किस तरह से एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जाएंगे। अब आप देखिए, यहाँ हमारे पास एक क्वेश्चन है, हम इस क्वेश्चन के जरिए आपको उस चीज को समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन हमसे कह रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन हमसे कह रहा है, क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमसे कह रहा है a jug contains 2 liters of milk, then calculate the volume of milk in मीटर क्यूब। क्या कह रहा है, कह रहा है एक जग है जिसमें कितना है, 2 लीटर, 2 लीटर दूध है, मिल्क है, और आपको बोल रहा है कि आप इसका वॉल्यूम बताओ किसमें, मीटर क्यूब में। वैसे मैंने आपको इससे पहले जब मैं आपको यूनिट्स पढ़ा रहा था, तो वहाँ वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से यूनिट्स हम इसे मेजर कर सकते हैं। देन यहाँ 2 लीटर है और आपको मीटर क्यूब में कर, आप चाहो तो उसके रिस्पेक्ट में डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन चूंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, डायमेंशनल एनालिसिस, देन हमको ये प्रूव करना होगा कि हम कैसे लीटर से मीटर क्यूब में जाएंगे। क्लियर है? देन हमें पता क्या है, ध्यान दीजिए, अब यहीं से स्टार्ट हो रहा है आपका। अब इसके बाद तुरंत मैं मूल कंसेप्ट में चला जाऊंगा, पर ध्यान दो क्या है, हमसे क्या कर, आप सबसे पहले क्या करो, सॉल्यूशन लिखो, ठीक है। सबसे पहले क्या करो, सॉल्यूशन लिखो, ठीक है। और सॉल्यूशन लिखने के बाद आप क्या करो, इसमें लिखो, देखो आपको पता क्या है, मैंने आपको बताया था क्या, 1 लीटर में 1 लीटर में
कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं? मैंने आपको बताया था, तो मैंने बताया था क्या, 1000 सेंटीमीटर क्यूब ये होता है, ठीक है। तो अगर 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है तो 2 लीटर में कितना होगा बच्चों? 2 लीटर में कितना होगा? 2 इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, हाँ या ना बच्चों, पक्की बात। उसके अलावा अब देखिए, आप लीटर से सेंटीमीटर क्यूब तक पहुंचने का पूरा प्रयास आप कर रहे हैं। इसके अलावा क्या है, आपको पता क्या है, आपको ये भी पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं, हाँ या ना? ये तो पता है ना आपको, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ये तो आप सभी को पता है। चलिए अब हम एक काम करते हैं, अब हम यहाँ से लगाएंगे डायमेंशनल एनालिसिस का प्रोसेस। क्या होगा, ये जो 100 सेंटीमीटर है इसको आप इधर ले आइए, 100 सेंटीमीटर को इधर ले आइए, तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान दीजिए, हम लिख रहे हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, 1 मीटर डिवाइडेड बाई 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या हो गया, 1, हाँ या ना? तो दिक्कत है इसमें? नहीं, ये 100 सेंटीमीटर को इधर ले आए, ये फर्स्ट स्टेप हुआ। अब सेकंड स्टेप इसके आगे करते हैं, इज इक्वल टू देखिए, तो यहाँ ये 100 सेंटीमीटर को इधर ले जाइए और 1 मीटर को नीचे ले आइए। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो क्या हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 मीटर। अब देखिए ये आपका हो गया डायमेंशनल एनालिसिस, मतलब आपने यहाँ एनालिसिस कर लिया यूनिट्स का, ठीक है ना। ये आपका आ गया डायमेंशनल एनालिसिस, क्लियर है। अब देखिए आपको क्वेश्चन किस में पूछा है बच्चों, आपको क्वेश्चन किस में पूछा है, मीटर क्यूब में ना, किसमें पूछा है, मीटर क्यूब में ना। तो हमको कौन सा डायमेंशनल, मतलब सॉरी, आपको मीटर क्यूब में पूछा है ना, तो आपको यहाँ पर कौन सा यूनिट को लेना होगा, जाहिर सी बात आपको मीटर क्यूब में चाहिए, तो आप इसको यूज करोगे, हाँ या ना? तो देखिए अब इसको हम थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, मीटर क्यूब में मांगा है तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक सभी में क्या कर दें, क्यूब चढ़ा दें। अगर इक्वल टू में, इक्वल के तीनों साइड, मतलब तीनों साइड बोल रहे हैं, सॉरी, मतलब बोथ साइड, इन दोनों साइड में हम क्या करें, मीटर क्यूब चढ़ा दें, तो कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना। और आपको चाहिए कौन सा, आपको ये वाला यूनिट चाहिए, क्यों? क्योंकि आपको चाहिए मीटर क्यूब, ठीक है ना। सेंटीमीटर कट जाता, मीटर क्यूब मिल जाता, मेरा काम हो गया। यही तो बात है, यही तो करना चाहते हैं, हाँ या ना? तो चलो देखो हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ इतना को उठा रहे हैं, ठीक है ना, इसको और इसको उठाएंगे, तो क्या लिखेंगे, ध्यान दो, हम लिखेंगे सिर्फ यहाँ, ध्यान से देखो, हम लिखेंगे यहाँ पे 1 मीटर डिवाइडेड बाय 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1। कोई दिक्कत है? अब हम क्या कर रहे हैं, अब दोनों साइड क्यूब चढ़ा देंगे, ठीक है। देन ये देखिए यहाँ भी क्यूब कर दिए और यहाँ भी क्या कर दिए, क्यूब कर दिए। इससे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, जब दोनों साइड गए तो हटा भी सकते हैं। देन अब यहाँ से हम यहाँ लेके जा रहे हैं, ठीक है। देन आगे देखिए अब क्या होगा, तो आपके पास क्या आया, 1 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय कितना, 100 था ना, और यहाँ पर 3 था, हाँ या ना? तो कितना लग जाएगा यहाँ पे, देखिए ध्यान दीजिए, 3 था, इसको कह सकते हैं 10 का पावर 2, हाँ या ना? देखिए 100 को हम 10 का पावर 2 कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। और यहाँ पर 3 है तो कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, तो यहाँ लिख सकते हैं 10 का पावर, सॉरी देखिए, तो क्या हम इसको यहाँ लिख सकते हैं 10 का पावर 6 और उसके बाद क्या, सेंटीमीटर का क्यूब, हाँ या ना? इज इक्वल टू क्या हो गया, 1। अब तो हमारे पास सारा का सारा फैक्टर आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम सीधा का सीधा ये 2 लीटर वाले को यहाँ पुट करते हैं। देन क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, 2 लीटर के लिए कितना सेंटीमीटर क्यूब था, तो हो जाएगा 2 इंटू कितना, अच्छा ये देखिए 1000 को 10 का पावर 3 लिख सकते हैं ना, हाँ या ना? बिल्कुल लिख सकते हैं बच्चों, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। 10 का पावर 3 इंटू क्या हो जाएगा, मीटर का क्यूब, 1 नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा, डिवाइडेड बाय कितना, 10 का पावर 6 सेंटीमीटर का क्यूब, हाँ या ना बच्चों? अब जरा ध्यान दो, अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ क्या है 1 1 रखें नहीं रखें क्या फर्क पड़ता है। अब चले यहाँ ध्यान दीजिए, क्या क्या कट जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब, और यहाँ पर क्या, यहाँ पर देखिए 10 का पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब डालना भूल गए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर का क्यूब, ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिए, सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल। अब देखिए 10 का पावर यहाँ 6 है, यहाँ 10 का पावर 3 है, तो यहाँ कितना बचेगा, ये कट जाएगा और यहाँ बचेगा कितना, यहाँ बचेगा 10 का पावर 3, हाँ या ना? बचेगा ना, 3 2 जा 6 है ना, तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, एक्स्ट्रा नहीं कर सकते। यहाँ पर 6 को 0 है, यहाँ 3 0 है, काट दो, 1 2 3 और 1 2 3, तो बचेगा आपका यहाँ पे 3 ही, याद रखिएगा, ठीक है ना। अब चलिए ध्यान दीजिए, अब क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, देन फाइनली आपको क्या मिला, 2, उसके बाद क्या, ये 10 का पावर 3 को ऊपर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, इनटू 10 का पावर -3 और फिर क्या हो जाएगा, मीटर का क्यूब, और यही हमारा क्या हुआ, आंसर, हाँ या ना? क्लियर है, बोलिए, हमको मिल गया ना, हमको मिल गया ना, 2 इंटू 10 का पावर -3
मीटर का क्यूब आंसर। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अगर आपको कोई दिक्कत है समझने में तो एक काम करते हैं, हम आपको फिर से इस चीज को समझा देते हैं। देखिए डायमेंशनल एनालिसिस का मतलब ये था, थोड़ा सुन लीजिएगा। डायमेंशनल एनालिसिस का मतलब ये था कि हमको क्या करना है, चेंज करना है किसको, यूनिट को वन सिस्टम से अलग सिस्टम में। ठीक है, सिस्टम क्या है, यहाँ आपको दिया है किसमें, लीटर में। किसमें दिया है, यहाँ आपको देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, लीटर में दिया है, और आपसे पूछा क्या है, मीटर का क्यूब में। ठीक है, अब देखिए हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पर डायमेंशनल एनालिसिस हमसे कहता है कि आपको ये शो करना है कि आपका मीटर क्यूब ही आएगा। तो देखिए हम वो सब चीज कट जाएगा और बाद में हमको जो चाहिए वही मिलेगा। तो देखिए क्या किए हैं, आपको पता है 1 लीटर में कितना होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद 2 लीटर में कितना होगा, 2 इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं। देन आपको ये भी पता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। देन आप इस 100 सेंटीमीटर को इधर ले आओ, तो ये 100 सेंटीमीटर इधर आ गया, तो यहाँ बचा 1/100 सेंटीमीटर। देखिए अब यहाँ पर ये करने का क्या जरूरत है, कभी कभी ऐसा होता है कि ये वाला वैल्यू हमारा पुट होगा, बाकी सारा कटेगा और बाकी हमको मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो देखिए इसलिए हम क्या किए, 100 सेंटीमीटर को ऊपर लेके गए और 1 मीटर को नीचे लेके गए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रोसेस को कहते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। अब हमको कौन सा यूनिट चाहिए, हमें ये यूनिट चाहिए 1 मीटर वाला। क्यों, क्योंकि हमको क्वेश्चन किसमें मांगा है, मीटर क्यूब वाला, तो इसलिए मीटर क्यूब को हम ले रहे हैं। देन अब हम क्या करेंगे, देखिए 1 मीटर बाय 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको दोनों साइड इधर भी और इधर भी क्यूब से मल्टीप्लाई कर दिए, ध्यान दीजिएगा। देन हम कर दिए, क्योंकि हमको चाहिए मीटर क्यूब में, कैसे आएगा, क्यूब से नहीं करेंगे तो। कर दिए। देन हमारे पास क्या आया, 1 मीटर क्यूब या मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय यहाँ कितना था 100 मतलब 10 का पावर 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 10 का पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1। तो था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता 1 से। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिए, अब क्या हुआ हमारा 2 इंटू, अब देखिए अब हमको चाहिए किस पे का, 2 लीटर का चाहिए मीटर क्यूब में, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो दिन क्या हुआ, 2 इंटू 10 का पावर 3 सेंटीमीटर का क्यूब, और डिवाइडेड क्या था 10 का पावर 6 सेंटीमीटर का क्यूब। यहाँ से सेंटीमीटर क्यूब कट गया, 10 का पावर 6 था, ये कट गया, और फाइनली हमको जो था ये हमको क्या मिल गया, ये मिल गया हमको आंसर। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते, ले लीजिए। देखिए बच्चों अब हमारे पास क्या है, हाउ मेनी सेकंड्स आर देयर इन 2 डेज। यहाँ देखिए 2 दिन में आपको सेकंड पूछा है, और वो भी किसके रिस्पेक्ट में, डायमेंशनल एनालिसिस के रिस्पेक्ट में। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन सारा एनसीईआरटी से मैंने पिक किया है। देन उसमें आपको सॉल्व भी आंसर में मिल जाएगा, लेकिन अब आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर वो इक्वल टू करके क्यों दिया हुआ है। क्लियर है ना बच्चों। अब देखो आपको इसको करना है। देन ये आपके लिए हम क्या कर रहे हैं, ये आपका आज का, देखिए आज का ये क्या है आपका, यही आज का आपका होमवर्क है। मैं आपको शुरू में ही कह दे रहा हूँ, आप इसको बना लेना। ठीक है, बहुत ईजी है, बस आपको करना है। और अगर अगला क्लास में अगर आपने मुझे नहीं बताया तो फिर मैं तो इसको बना के दिखाऊंगा, लेकिन ये आपका होमवर्क है, आपको ये करना है। ठीक है, चलिए अब हम कहाँ बढ़ेंगे, फिर से अपने बढ़ेंगे मोल कंसेप्ट की ओर। ठीक है ना बच्चों, चलिए ध्यान दीजिए, अब हम लोग इसको बना लेना ध्यान से। ठीक है, चलो अब देखो अब हम चलेंगे मोल कंसेप्ट की ओर। आखिर मोल कंसेप्ट का हमको जरूरत क्यों पड़ा, समझना, मोल कंसेप्ट का जरूरत क्यों पड़ा, मोल कंसेप्ट हम पढ़ते क्यों हैं, क्या जरूरत है। चलिए देखिए ध्यान दीजिए, क्या है, ध्यान से समझिएगा। क्या है कि हमारा केमिस्ट्री, उसमें हमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है स्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टीज, पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। देन हमारा जो केमिकल्स या कह सकते हो हमारा जो मैटर है, उसके अंदर जाहिर सा बात है बहुत सारे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं, और वो कुछ ना कुछ अमाउंट में होंगे, होंगे या नहीं होंगे, होंगे ना। एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, ये सभी कुछ ना कुछ क्या होंगे, अमाउंट में होंगे। देन हमको उनके अमाउंट को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है ना। देन अगर हम किसी भी क्या सब्सटेंस का अमाउंट को कैलकुलेट करते हैं, तो वो कहाँ चला जाएगा, वो चला जाएगा मोल कंसेप्ट के पास। क्लियर है। मोल का मतलब ही क्या होता है, मोल का मतलब ही होता है क्या, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यही हमारा क्या है, मोल। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आर नोन एज मोल। देखिए बच्चों आप इससे पहले पढ़े क्या, अमाउंट ऑफ मैटर आर नोन एज क्या, मास। अब यहाँ पढ़ रहे हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आर नोन एज मोल्स। कभी कभी बच्चों से गलती क्या होता है, चूंकि मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, देन मैंने देखा है क्या कि बच्चों से एक गलती बार बार हो जाता है, और वो गलती होता क्या है कि वो बार बार मोल को अमाउंट ऑफ मैटर कह देते हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम लोग इसी चीज को समझते हैं कि अमाउंट ऑफ मैटर और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में डिफरेंस क्या है। हम लोग इसी चीज को समझते हैं। ठीक है, 2 मिनट के लिए बस मेरी बात को सुनना, तुमको ये क्लियर हो जाएगा कि सब्सटेंस और मैटर में अंतर क्या है। और इसलिए हम मोल के रिस्पेक्ट में ये नहीं कह सकते कि अमाउंट ऑफ मैटर आर नोन एज मोल, या फिर हम मास के रिस्पेक्ट में ये नहीं कह सकते कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आर नोन एज मास। ये नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, समझा रहे हैं। चलिए देखिए, हम मान लेते हैं कि हमें एक सॉल्यूशन बनाना है। ध्यान से सुनना मेरी बातों को, हमें क्या बनाना है, सॉल्यूशन बनाना है। सॉल्यूशन आप लोग सबको ये जानते होंगे, जैसे कि समझाते हैं, आप लोग शरबत बनाते हैं, चीनी डालते होंगे, फिर पानी भी डालते होंगे, फिर उसमें हल्का फुल्का नमक, नींबू, बहुत सारे चीजों को मिला करके आप एक शरबत को बनाते हो। ठीक है ना, आप उसको क्रिएट करते हो। देन जब आपने एक शरबत को बनाया, तो मैं यहाँ वहां पर ये नहीं कह सकता क्या कि उस शरबत में जब आपने चीनी, पानी या सभी चीजों को डाला, तो वो पूरा का पूरा जो वहां पर सॉल्यूशन बना है वो अमाउंट ऑफ मैटर है।
हाँ या ना? मतलब पूरे के पूरे मैटर के लिए वहां हम कह सकते हैं यहाँ पर अमाउंट ऑफ मैटर है और वहां पर क्या कहेंगे, ये इसका मास है। हाँ या ना? कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। अब जरा सोचिए कि अब मैं आपसे पूछूंगा या आपको कैलकुलेट करने के लिए कहेगा, आप बताइए कि चीनी कितना डाला आपने, चीनी कितना डाला आपने, या नींबू जो आपने डाला 1 2 3 बूंद जो भी डाला वो कितना ml में डाला, उसका क्या वॉल्यूम हो सकता है, अब आपको कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए तो आप ये नहीं कहोगे ना अमाउंट ऑफ मैटर, फिर से अमाउंट ऑफ मैटर, फिर से अमाउंट ऑफ मैटर, तो खाली अमाउंट ऑफ मैटर तो नहीं कर सकते क्योंकि मैटर तो सारे हैं। हाँ या ना? आप कैसे पार्टिसिपेट करोगे एक दूसरे को, नहीं कर सकते। तो उस कंडीशन में क्या किया गया, शुगर, सॉल्ट, वाटर, ये सभी मैटर तो हैं लेकिन जब मिल गए हैं तो ये पूरा का पूरा क्या बन गया, मैटर। अब एक एक को हमको छांट छांट के उसको कैलकुलेट करना है, तो वहां हम यूज करेंगे सबस्टांस। वहां क्या यूज करेंगे, सबस्टांस। और ये आप देखोगे आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको मोलारिटी, मोलालिटी, ये सभी कुछ पढ़ाऊंगा। तो आखिर ये मोलारिटी और मोलालिटी क्या है, वो पर्टिकुलर सबस्टांस का अमाउंट जो हम पूरा कैलकुलेट करेंगे एक सॉल्यूशन के अंदर। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं, क्लियर हो रहा है? देन अब समझ गए ना कि हम मास और मोल दोनों को अलग क्यों करते हैं, क्लियर है? अब देखिए अब आ जाते हैं हम क्या, फिर से अगेन ये मैंने आपको एक छोटा सा टर्म समझाया, मोल और मास के बीच का डिफरेंस, क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, अब हम आगे चलेंगे कहां, एटॉमिक मास में। ठीक है, हम सभी को पता है कि हमारे केमिस्ट्री में एटॉमिक नंबर होता है और एटॉमिक मास होता है। ठीक है, आपने 9 10 में भी पढ़ा होगा। लेकिन मुझे मैंने फिर से कहता हूं, मेरे कोचिंग एक्सपीरियंस मतलब कोचिंग के एक्सपीरियंस के बिहाफ पे मैं ये देखता हूं कि बहुत बच्चों को एटॉमिक मास का मतलब समझ में नहीं आता। वो ये कहते जरूर हैं कि एटॉमिक मास ऑक्सीजन का कितना होगा, नाइट्रोजन का कितना होगा, कार्बन का कितना होगा, लेकिन अगर मैं उनसे ये पूछ दूं कि डिफाइन कर दूं कि एटॉमिक मास क्या होता है, तो बच्चे नहीं बता पाते, जबकि वो 9 10 से पढ़ के आते। बहुत कम बच्चों के साथ मैंने ऐसा देखा है कि वो अच्छे से क्लियर करके बता सके। खैर चलिए कोई बात नहीं, आप अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो चलिए मैं आपको समझाता हूं। देखो बच्चों, हम अपने चारों तरफ ध्यान से समझना, हम अपने चारों तरफ हर चीज का मेजरमेंट करते हैं, यानी कि उसको मापते हैं। देन अगर हम किसी चीज का मेजरमेंट कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, अगर हम किसी चीज का मेजरमेंट कर रहे हैं तो क्या हम उसका एकदम एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं? अब आप सोच रहे होगे सर एब्सोल्यूट का मतलब, एब्सोल्यूट का मतलब परफेक्ट, मतलब एकदम सटीक, एक्यूरेट, क्या हम निकाल पाते हैं? आप ही सोचो ना। चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अच्छा चलो आप लोग दिमाग में सोचो, आपका मास कितना है, मतलब आप कितना, मतलब मास मतलब आपके अंदर अमाउंट ऑफ मैटर कितना है। चलो छोड़ो मास नहीं समझ पा रहे तो चलो आपका वजन कितना है, आपका वेट कितना है। आप बोलोगे सर 40 50 60 किलोग्राम, ऐसे ही कहोगे। तो एक बात बताओ, ये जो आपने 40 50 60 किलोग्राम मुझसे कहा कि सर मेरा जो मास है या मेरा जो वेट है वो 60 केजी है, वो आपने कैसे कहा, किस तरह से कहा? आप बताओ। आप गए होंगे, ठीक है ना, कहाँ पे, तराजू में जाके आपने अपने आप को तौला होगा। देन जाहिर सा बात है 1 केजी का बाटखारा जो आप देख रहे हो, 1 केजी जो है हमारे आसपास, तो वो 1 केजी भी कहाँ से आया? जाहिर सा बात है हमने इसे माना, ये 1 केजी को हमने माना। कहाँ माना? जहां मतलब क्या कहते हैं उसको, फ्रांस में जो इरिडियम, फ्रांस नहीं लंदन में, सॉरी लंदन में जो इरिडियम और प्लेटिनम का वहां पर क्या किया गया है, प्रोटोटाइप रखा गया है। और उस प्रोटोटाइप को कहा गया कि यही 1 केजी है और इसी को पूरे के पूरे कहाँ, वर्ल्ड में क्या करो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो कि यही 1 केजी है, हमको इसी को 1 केजी मानना है। तो हमने 1 केजी को माना कि ये 1 केजी ही है। बात को समझना, ठीक है ना? देन चलिए अब हम बात करते हैं कहाँ, एटॉमिक मास का। देन हमें भी एटॉमिक मास की जरूरत पड़ेगी, क्यों, हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? हाँ या ना? आपको तो ये भी पता होना चाहिए, जब हम 9 या 10 में, सॉरी हाँ 9 या 10 में जब आप लोग पढ़ रहे होंगे तो आप लोगों ने पढ़ा होगा मेंडलीव पेरियोडिक टेबल, या उससे पहले के जितने भी पेरियोडिक टेबल थे सभी एटॉमिक नंबर पे ना होकर के एटॉमिक मास पे थे। हाँ या ना? बाद में जाके पता चला कि नहीं, हमें एटॉमिक मास को नहीं लेना है क्योंकि एटॉमिक मास वेरी कर जाता है, बहुत बार तो इक्वल भी हो जाता है। उस कंडीशन में हम उसको कहाँ कहाँ क्या करेंगे, मतलब कि रखेंगे, ठीक है ना, किस जगह पे रखेंगे, कौन सा पीरियड कौन सा ब्लॉक में रखेंगे, वो प्रॉब्लम आने लगा, जिसके कारण से फिर मॉडर्न पेरियोडिक टेबल हमारे पास बना। खैर इस बारे में हम बात करेंगे कहाँ, यूनिट 3 पेरियोडिसिटी में। लेकिन फिलहाल हम यहाँ समझते हैं एटॉमिक नंबर को। मेरी बातों को अच्छे से समझना, क्योंकि रटना नहीं है, अगर आप रट गए ना तो दिक्कत आपको होना शुरू हो जाएगा। देन हर एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देन एटॉमिक मास क्या होता है, देखिए क्या है। एटॉमिक मास का मतलब हुआ कि क्या, द एवरेज रिलेटिव मास, समझिएगा, एवरेज रिलेटिव मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट एज कंपेयर्ड टू द मास ऑफ एन एटम कार्बन 12। मतलब क्या, चलिए समझते हैं। चलिए एक काम करते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम बोले भैया आप जाओ अपना वजन करवा के आओ। आजकल तो बहुत डिजिटल टाइप का मतलब निकला हुआ है, तराजू टाइप, है ना। देन
आपको मैं कह रहा हूँ एक काम करो, आप जाओ, मतलब वो पहले के टाइम पे नहीं होता था, एक तरफ पूरा का पूरा बाटखारा होता था और एक तरफ आप बैठ जाते थे। देन आप क्या करो, उसमें जाओ। देन आप क्या कर रहे हो वहां जाकर के, आप बैठ गए, बगल में बाटखारा, और फिर आप क्या हो रहे हो, आप अपना वेट तुलवा रहे हो, है ना, मतलब कैलकुलेट करवा रहे हो कि हाँ भैया 40 हो, 50 हो या 60 केजी के हो, हाँ या ना, ऐसे ही करते हो। उसी हिसाब से ऐसे समझ के चलो, मान के चलो कि हमें क्या था, हमें एटॉमिक मास जब जानना था तो हम किसके रिस्पेक्ट में रिलेटिव मास निकालते हैं। अभी आप भी रिलेटिव मास ही निकाल रहे थे, तो यहाँ पर रिलेटिव मास किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, यहाँ रिलेटिव मास निकाल रहे हैं कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में। समझ में आ गया। देन कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में जो भी एटॉमिक मास, मतलब कार्बन 12th एलिमेंट के रिस्पेक्ट में जो भी एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का आता था, तो उसी को हम उसका एटॉमिक मास कह देते थे कि हाँ भैया इसका यही एटॉमिक मास है। तो क्या सही में, क्या मतलब कार्बन 12 को इधर लगा दिए बाटखारा और इधर किसी एटम को, ऐसा नहीं होता। उसके पीछे उसमें भी क्या होता है, इक्विपमेंट होता है, उसके जरिए हम करते हैं। ठीक है, खैर फिलहाल यहाँ तक आपका अच्छे से क्लियर है। अब सवाल यहाँ क्या बनता है, ध्यान से सुनिएगा। सवाल यहाँ ये बनता है, सर कार्बन 12 ही क्यों और कोई क्यों नहीं। ये बहुत बड़ा सवाल है कि कार्बन 12 को ही हम रिलेटिव मास में क्यों लेते हैं, हम और अनदर को क्यों नहीं लेते। ठीक है, तो उसका एक सिंपल सा सटीक सा आंसर है, इसको हम देख रहे हैं अगले स्लाइड में। तो फिलहाल आप क्या करो, फिलहाल क्या करो कि आप इसका क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। चलो देखो, ध्यान दो। पहचानते हैं इनको, कौन है ये है महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, हमारे चहेते, हमारे प्यारे। ठीक है ना। तो देखो, अब आप सोच रहे हो सर आप क्रिकेट देखते हो। हाँ भाई, मैं देखता हूँ क्रिकेट, और सिर्फ वही क्रिकेट देखता हूँ, मतलब वर्ल्ड कप ही सिर्फ देखता हूँ। ये आईपीएल बीपीएल मुझसे ना होता है भैया। मुझे लगता है कि सारा खिचड़ी बन गया है और ये बहुत रद्दी लगता है। और एक बात और सभी बच्चों से कहना चाहूंगा, मेरे प्यारे दुलारे और न्यारे बच्चों, आप लोगों को मैंने देखा है, मतलब मैंने आसपास अपने एनवायरनमेंट में देखा है कि बच्चे वो जो होता है ना, वो गैम्बलिंग गेम जो आईपीएल ये सब में चलता है, वो नहीं करना बच्चों, वो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, खैर वो क्यों नहीं, उस बारे में हम कभी और बात करेंगे। तो अभी हमारा सबसे पहला सवाल क्या था, हमारा पहला सवाल था कि भाई क्या आखिर कार्बन 12 ही क्यों, कार्बन 12 ही क्यों, ये हमारा पहला सवाल था। ठीक है, क्लियर नहीं दिख रहा क्या, ब्लैक से लिख दें, रुको। आखिर क्या कार्बन 12 ही क्यों, ठीक है ना, कार्बन 12 ही क्यों और कोई क्यों नहीं। चलो अब हम लोग इस चीज को समझते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, कब 1961 से पहले, ध्यान से सुनना, 1961 से पहले हम किसी का भी एटॉमिक मास किसके रिस्पेक्ट में निकालते थे, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में। वो भी हाइड्रोजन कौन सा, हाइड्रोजन 1। ठीक है ना, हाइड्रोजन 1। आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन का 3 आइसोटॉप होता है, लेकिन हम लोग किसको यूज कर रहे हैं यहाँ पे, हाइड्रोजन 1 को। कब, 1961 से पहले। अब हुआ क्या, जरा सोचो। देखो 1961 से पहले जब हम हाइड्रोजन 1 को यूज कर रहे थे, तो हाइड्रोजन में क्या क्या होता है, हाइड्रोजन 1 में क्या क्या होता है, एक होता है इलेक्ट्रॉन और एक होता है प्रोटॉन। आपको पता होना चाहिए कि प्रोटियम में न्यूट्रॉन नहीं होता। क्लियर है। अब हुआ यूं कि हाइड्रोजन में तो न्यूट्रॉन नहीं होता, ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि न्यूट्रॉन का अपना मास होता है, मतलब न्यूट्रॉन अपने साथ कुछ मास कैरी करता है। माना कि उसके अंदर चार्ज नहीं है, पर वो अपने साथ मास कैरी करता है, मतलब अपने साथ कुछ वेट लेके चल रहा है, ऐसे समझ के चलो। ठीक है, देन जब न्यूट्रॉन अपना मास कैरी कर रहा है और हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता, और उसके रिस्पेक्ट में हम किसी और का एटॉमिक मास कैलकुलेट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, हमने हाइड्रोजन को लिया है, हाइड्रोजन कितना है 1। अब हम चाह रहे हैं कि हम ऑक्सीजन का एटॉमिक मास को कैलकुलेट करें। देन उस रिस्पेक्ट में ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना आएगा, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में हम मान लिए क्या, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है 8, मान लेते हैं समझने के लिए, सुनना, 8 हो गया। अब एक बात बताओ, उसके अंदर तो क्या है, न्यूट्रॉन। अब अगर उसके अंदर न्यूट्रॉन है और हम उसका एटॉमिक मास 8 मान रहे हैं, तो हो गया ना ब्लंडर, पूरी तरह से ब्लंडर। मतलब पूरा का पूरा जो हम लोग केमिस्ट्री को समझ रहे थे, पूरा ही खत्म, नाश हो गया, ऐसा समझ लो। तो मतलब क्या, जब न्यूट्रॉन है और अपने साथ एटॉमिक मास को कैरी कर रहा है, तो हमको एक ऐसा एलिमेंट चाहिए जिसके अंदर प्रोटॉन भी हो, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी हो और जिसके अंदर न्यूट्रॉन भी हो। अब समस्या क्या खड़ा हुआ, सो सुनो, किसको ले। ठीक है, तो देखो इसको हम समझेंगे किनसे, अपने धोनी सर से। ठीक है, अच्छा, धोनी सर को एक और नाम से भी बुलाया जाता था, और बहुत 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 विख्यात नाम था। वो कौन सा था, इनको कहा जाता था, ध्यान देना, इनको क्या कहा जाता था, इनको कहा जाता था कैप्टन कूल। क्या कहा जाता था, कैप्टन 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 कूल, हाँ या ना, कैप्टन कूल कहा जाता था। अच्छा, क्यों कहा जाता था, और धोनी धोनी सर
ठीक है ना, धोनी सिर्फ नहीं कह सकते हैं, बहुत बड़ा अचीवमेंट दिए हैं। ऐसे आप समझ सकते हैं कि इंडिया मतलब हमारे भारत के क्रिकेट में इनका बहुत अहम योगदान रहा है, ऐसे समझ लो। क्यों? क्योंकि ये जो थे इनके समय में भारत एक ऊँचाई को छू रहा था। बात समझ में आ गया? वर्ल्ड कप भी जीते हैं हम, ठीक है? उसके बाद तो अभी तक एक भी ट्रॉफी ना आई भैया। देन महेंद्र सिंह धोनी सबसे अच्छे कप्तान, सबसे अच्छे कैप्टन माने जाते हैं भारत के। देन कैप्टन कूल या फिर महेंद्र सिंह धोनी के अंदर ऐसा क्या क्वालिटी था जो इनको क्या बनाया गया? कैप्टन या कैप्टन कूल इनको क्यों कहा गया? तो देखो ध्यान से समझो। जब भी कोई मैच होता था, चलिए समझते हैं, ध्यान से देखिएगा सारा चीज को, एक भी चीज बाहर जाने नहीं दूंगा मैं, ठीक है ना? जब भी कोई क्या होता था, मैच होता था, मैच, जब भी कोई मैच होता था, ठीक है ना, तो धोनी सर, क्या कभी ऐसा हुआ है कि मैच होने वाला और धोनी सर गायब हो गए हैं? ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता था। मतलब अगर कोई मैच हो रहा है और अगर वो इंपॉर्टेंट मैच है, जाहिर सा बात है धोनी सर को वहां होना जरूरी था। तो मतलब क्या, इन ये अपना मैच में हमेशा क्या दिखाते रहते थे? एबंडेंस। क्या दिखाते थे? एबंडेंस। एबंडेंस, अटेंडेंस, जो बोलो, अपना हर मैच में ये क्या दिखाते थे? एबंडेंस दिखाते थे। बोलिए क्लियर हो गया? पहला इनका क्या था प्रॉपर्टी? धोनी सर का पहला प्रॉपर्टी ये एबंडेंस दिखाते थे। अच्छा, दूसरा प्रॉपर्टी क्या था? दूसरा प्रॉपर्टी क्या था? ध्यान से देखिएगा, सेकंड प्रॉपर्टी धोनी सर का, ठीक है? देन सेकंड प्रॉपर्टी धोनी सर का था क्या? ये था फर्स्ट प्रॉपर्टी। ये अच्छे से नहीं दिख रहा है, इसको नहीं लिखेंगे, ये कलर बेकार है। चलिए सेकंड, ये था फर्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है? ये हो गया सेकंड प्रॉपर्टी। क्या क्या बहुत ज्यादा गुस्सैल थे धोनी सर? क्या किसी पे भड़क जाते थे तुरंत? ऐसे वाला कभी हुआ है? नहीं हुआ है ना, कभी तो गुस्साते नहीं थे, ठीक है ना? तो मतलब ऐसा नहीं कि कभी नहीं गुस्साते थे, कभी कभी गुस्सा आ जाते थे, लेकिन हर समय नहीं गुस्साते थे, छोटी छोटी बातों पे नहीं गुस्साते थे। तो हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि नॉट, देखिए हम केमिकल मतलब केमिस्ट्री के रिस्पेक्ट में इनके लिए लिखेंगे, ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा, क्या? नॉट नॉट हाईली, नॉट हाईली रिएक्टिव, नॉट हाईली रिएक्टिव, ध्यान दीजिएगा, नॉट हाईली रिएक्टिव, ठीक है? उसके अलावा एक मीम बहुत चल रहा था और समझ लीजिए कि एक वीडियो भी बहुत चल रहा था। बांग्लादेश के साथ कोई मैच था, उसमें बॉलर क्या कर रहा था, बार बार जो हम मतलब कि जो रन लेने के लिए लोग दौड़ते हैं, ठीक है ना, पिच पे, वो बार बार बैट्समैन के सामने आ रहा था। तो धोनी सर क्या किए थे, बार बार, और एक बार धोनी सर को डिस्टर्ब भी कर दिया। देन धोनी सर क्या किए, ऐसा धक्का मारे, ठीक है ना, कि वो पवेलियन से बाहर, ठीक है ना, फिर दोबारा उठ के आया नहीं बॉलिंग करने के लिए। देन मतलब क्या, बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि एकदम लीस्ट रिएक्टिव, मतलब रिएक्ट करेंगे ही नहीं, तुम मार दो, दो थप्पड़ लगा दो गांधी के जैसा। मतलब अब बोलोगे सर गांधी जी क्यों नहीं बोले, ठीक है ना? यार देखो कभी कभी हो जाता है, पर देखो गांधी जी के जैसा, ठीक है ना? एक थप्पड़ लगा दो, लो दूसरा गाल इसमें भी मार लो, अच्छा दो गाल में मार दिया, अब क्या करना, लो तीसरा गाल भी ले लो, मतलब मार खाते रहो तुम, है ना? अच्छा एक बात बताओ, ये कॉन्सेप्ट मुझे आज तक समझ नहीं आया, ठीक है? आप मतलब चुपचाप खड़ा होकर मार खा रहे हो, अरे मर जाओगे, अहिंसा लेके कहाँ जाओगे? मुझे तो आज तक समझ नहीं आया। मतलब हमारा धर्म, हमारा सनातन वैदिक धर्म हमसे ये कहा है हमेशा कि जब भी कोई तुमको मारने आए तो तुम उसको मारो। जैसे कि सुंदरकांड में भी कहा है, जे वही मारा तही मैं मारो, ठीक है ना? हनुमान जी खुद कह रहे हैं, जो मुझे मारने आएगा मैं उसे जरूर मारूंगा। तो अच्छा एक बात बताओ, ये जो अहिंसावाद था वो पर्टिकुलरली एक ही संप्रदाय के साथ क्यों था? एक काम करो ना, अहिंसा ही करना ना, मच्छर आए, मच्छर तुम्हारा खून चूसे, मत मारो भाई, आओ खून है, पियो, रक्तदान कर रहे हैं हम, ऐसा होना चाहिए क्या? देखो बच्चों लाइट कट गया फिर से, ठीक है, कोई नहीं अभी रुकूंगा नहीं। देन क्या रक्तदान दोगे, खून चूसने के लिए मच्छर को मारोगे ना चटाक से, वहां अहिंसावादी दिखाओ यार, पहले अहिंसा का पार्ट वहीं पढ़ाना चाहिए था। समझ नहीं आता भाई ये, खैर खैर फिर भी भटकेंगे नहीं अपने टॉपिक से। देन धोनी सर ना तो हाईली रिएक्टिव थे और ना ही लीस्ट रिएक्टिव थे, तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे? मतलब धोनी सर कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि इनको अगर कोई बहुत ज्यादा छेड़ा हो तो छोड़ दिए हो, तो मतलब क्या, नॉट नॉट लीस्ट लीस्ट रिएक्टिव, ध्यान दीजिएगा, ठीक है? धोनी सर का हम प्रॉपर्टी बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा ना, ये बहुत ज्यादा लीस्ट रिएक्टिव भी नहीं थे। अब इसके साथ और क्या चाहिए था प्रॉपर्टी हम लोगों को? देन लास्ट फोर्थ एंड लास्ट प्रॉपर्टी, एक बात बताओ, क्या धोनी के भाई बहन थे, कोई सिबलिंग्स था धोनी के साथ? ऐसा समझो कि धोनी के टीम में कोई सिबलिंग्स था, कोई भाई आके खेल रहा था क्या? नहीं ना, मतलब कोई तो ऐसा नहीं था कि एकदम मतलब अपना खून का रिश्ता हो, ऐसा तो कोई नहीं था। मतलब क्या, धोनी सर का अपना कोई खून का रिश्ता कोई टीम में था ही नहीं। अगर होता, मान लो अगर कोई होता इनके साथ, इनका भाई या बहन तो नहीं, खैर भाई ही अगर होता, तो ये कभी भी उसको कुछ कह पाते एज अ कैप्टन? नहीं कह पाता, और वो सुनता भी नहीं है, बड़ा आया तुम। तो मतलब क्या है यहाँ पर देखो, इसके लिए क्या है, मतलब आपको क्या नहीं होना चाहिए, नॉट not much isotop,
आइसोटॉप बोले तो भाई बहन, ठीक है, नॉट मच आइसोटॉप्स। तो ये 4 प्रॉपर्टी मिलके धोनी सर को, धोनी सर बोले तो कैप्टन कूल बनाता है। क्लियर है? अब देखिए ये 4 प्रॉपर्टी हमको कहाँ चाहिए, एलिमेंट्स में भी तो चाहिए। वैसा एलिमेंट जिसका एबंडेंस हो, मतलब वो हर जगह हमको मिल जाए। वैसा एलिमेंट जो नॉट हाईली रिएक्टिव, मतलब तुरंत भड़क ना जाए, ठीक है। वैसा एलिमेंट जो लीस्ट रिएक्टिव ना हो, ऐसा नहीं है कि हम उसको रिएक्शन करवाना चाह रहे हैं और रिएक्शन कर ही नहीं रहा। और लास्ट, नॉट मच आइसोटॉप्स, मतलब बहुत ज्यादा आइसोटॉप भी हमको नहीं चाहिए। तो देखिए, तो इन चारों प्रॉपर्टी में कैप्टन कूल का सी, कौन, कैप्टन कूल का सी को उठा लीजिए, ठीक है, ये लीजिए, कैप्टन कूल का सी को उठा लीजिए, मतलब कार्बन। देखिए कौन, कैप्टन कूल का सी बोले तो कार्बन, कार्बन को उठा लीजिए। कार्बन बोले तो आगे हमारे इन चारों के चारों प्रॉपर्टीज में खरा उतरता है। अब बोलोगे आप सर कैसे, तो चलो हम एक दो चीज को मान लेते हैं। चलिए, कार्बन, कोयला, कार्बन से रिलेटेड आपको बहुत सारे क्या मिल जाएंगे, मतलब सबस्टांस है, बोलिए मैटर मिल जाएगा। कोयला हो गया, ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया, हर चीज तो कार्बन का ही है, हमारे चारों तरफ तो कार्बन ही है, ठीक है ना। देन पहली बात, कार्बन का एबंडेंस सबसे ज्यादा है। अब आप बोलोगे सर ऑक्सीजन भी तो है, नाइट्रोजन भी तो है, हाँ गैसेस फॉर्म में इनका एबंडेंस है, लेकिन आप जरा ध्यान दो, क्या ऑक्सीजन लीस्ट रिएक्टिव है? अगर लीस्ट रिएक्टिव ऑक्सीजन हो गया तो तुम माचिस मारो और देखो बिना ऑक्सीजन का तुम्हारा आग जल जाएगा क्या? क्या फायर हो जाएगा? नहीं, फायर नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही आग लगता है बच्चों, और ऑक्सीजन लीस्ट रिएक्टिव नहीं है, हाईली रिएक्टिव है। चलिए, ऑक्सीजन खत्म हो गया। अब बोलोगे सर नाइट्रोजन, अब तुम करवा लो नाइट्रोजन का रिएक्शन फास्टली, ठीक है ना। नाइट्रोजन तो खुद ही क्या होगा, लीस्ट रिएक्टिव में चला जाएगा, ठीक है। तो नाइट्रोजन भी हट गया। अब कौन है? अब तो कार्बन है, और कार्बन इन सभी प्रॉपर्टीज को पूरा करता है, और कार्बन बोले तो कैप्टन कूल, ठीक है ना। अब देखिए लास्ट का चीज क्या है, आइसोटॉप्स। आप बोलोगे सर कार्बन का तो आइसोटॉप होता है, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, हमने पढ़ा है। तो देखो बच्चों, कार्बन 12, ध्यान दो, कार्बन 12 कहाँ हमारे नेचर में कितना पाया जाता है, तो मान के चलो कि कार्बन 12 जो है 99% पाया जाता है, और बाकी कार्बन 13 और कार्बन 14 का एबंडेंस ये 1% में है। तो ये तो बहुत ही कम वैल्यू हुआ ना बच्चों, हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। बिल्कुल, ये तो बहुत कम है इसका एबंडेंस, एबंडेंस तो इसका सबसे ज्यादा है, कार्बन 12 का। तो उस कंडीशन में हमने किसको चूज करा, कार्बन 12 को। और अब हम क्या कर रहे हैं, कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, हम एटॉमिक मास का कैलकुलेशन कर रहे हैं किसी भी एलिमेंट्स का। बोलिए मोल कंसेप्ट में यहां तक आपको कोई दिक्कत है क्या? नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर है तो एक बार वीडियो को फिर से पीछे करके देख लेना। और जाहिर सा बात है, इनके रिस्पेक्ट में बात कर रहा है तो पक्का समझ में आएगा ही आएगा, क्योंकि इनको हेट करने वाला सबसे बड़ा मूर्ख और सबसे बड़ा बकलोल और देशद्रोही भी कह लो हो सकता है, इनको कोई हेट नहीं कर सकता, ठीक है ना। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको पता चल चुका है कि आखिर हम कार्बन 12 को क्यों लेते हैं, ले लीजिए। चलिए बच्चों, अब हम क्या करते हैं, अब हम चलते हैं आगे, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, देखिए अब हमें क्या जानना है, मोल का कैलकुलेशन हम कैसे कर सकते हैं, क्या जानना है, मोल का कैलकुलेशन हम किस तरह से कर सकते हैं। तो देखिए, मोल का कैलकुलेशन हम कुल मिला के 3 तरीके से कर सकते हैं। कितने तरीके से? 3 तरीके से। क्योंकि देखो, चलो हम तुमको एक काम करते हैं, तुमको हम भेज रहे हैं कहाँ, एक फल की दुकान में। ध्यान से सुनना, आज के डेट में कुछ फ्रूट्स वाले जो है जूस भी रखते हैं, ध्यान से सुनेगा, ठीक है। अब मैंने आपको भेजा एक ठेले की दुकान में, और मैंने आपको 3 सामान दिए, क्या क्या, एक केला, ठीक है ना, दूसरा एप्पल, बनाना, एप्पल एंड क्या, जूस, कितना, वो आप जानते हो, मैंने आपको जूस भी लाने बोला, ठीक है। अब ध्यान दो, देन जब आप केला लेने जाओगे, बनाना लेने जाओगे, आप क्या कहोगे शॉपकीपर से, ठेले वाले से आप क्या कहोगे, भैया 1 दर्जन केले देना, हाँ या ना, बिल्कुल कहोगे। उसी तरह से सेकंड स्टेप में आप क्या कहोगे, एप्पल लेने के लिए, भैया हाफ केजी या 1 केजी आप क्या दे दो हमको, एप्पल दे दो, हाँ या ना। एंड लास्टली जब मैं आपको जूस लेने कह रहा हूं तो आप क्या कहोगे, भैया 1 लीटर किसी का भी मौसमी का जूस दे दो, ठीक है, या फिर पाइनएप्पल का जूस बना दो, समथिंग समथिंग आप किसी का भी कह सकते हो। देन आप जूस मांग लोगे उससे, किसमें, लीटर में। तो मतलब आपके पास 3 तरह का वेरिएशन आपको देखने को मिला मेजरमेंट के रिस्पेक्ट में। देखिए, मोल का मतलब कुछ नहीं है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। और यहां पर हम कहना ये चाह रहे हैं, ध्यान देना, ये जो मोल का कैलकुलेशन हम 3 तरीके से इसलिए कर सकते हैं क्योंकि मेजरमेंट भी हमारे पास 3 तरीके का है। क्या क्या? फर्स्ट है क्या, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट है क्या, फर्स्ट है क्वांटिटी, फर्स्ट क्या है, क्वांटिटी, इसके रिस्पेक्ट में हम कैलकुलेट करेंगे, क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में। सेकंड क्या है, सेकंड है मास, सेकंड क्या है, सेकंड है मास। और थर्ड क्या है, थर्ड है वॉल्यूम, थर्ड क्या है, थर्ड है वॉल्यूम,
क्लियर है बच्चों? ये 3 चीज है, 3 तरीके हैं जिससे हम मोल का कैलकुलेशन करेंगे। क्लियर है? देन सबसे पहले हम क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। ठीक है, चलिए क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। ध्यान दीजिए, आप सभी को पता होना चाहिए क्या, आप सभी को ये पता होना चाहिए कि 1 मोल में कितना, 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं। अभी मैंने आपको कहा ना, हम केमिस्ट्री में क्या पढ़ रहे हैं, एलिमेंट्स। ठीक है, और एलिमेंट्स के अंदर क्या होंगे, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, आयंस कुछ भी हो सकते हैं। तो आप एक बात को ध्यान रखिएगा, 1 मोल में कितने पार्टिकल्स, तो हम बता दे रहे हैं आपको, यहाँ होंगे 6.022 इंटू 10 के का पावर 23 क्या पार्टिकल्स, क्या पार्टिकल्स। ठीक है, और क्या हो सकते हैं, एटम्स। ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछ दे, या फिर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, या फिर आयंस, या फिर आयंस। क्लियर है बच्चों? मतलब 1 मोल में, 1 मोल में कितने पार्टिकल्स हो सकते हैं 6.022 इंटू 10 का पावर 23 पार्टिकल होंगे, या उसकी जगह एटम हो सकता है, या मॉलिक्यूल्स, या आयंस हो सकता है। कोई दिक्कत है बच्चों? नहीं है? पक्की बात, हाँ या ना? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ले लीजिए, चलिए बच्चों ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखो यहाँ क्या है, 6.022 इंटू 10 का पावर 23 को किसने बताया, इसको कौन सा नंबर कहते हैं, तो ध्यान दो इस नंबर को। ठीक है ना, इस नंबर को 6.022 इंटू 10 का पावर 23 को हम कहते हैं एवोगैद्रोस नंबर। क्या कहते हैं, एवोगैद्रोस, एवोगैद्रोस नंबर। इसको हम कहते हैं एवोगैद्रोस नंबर। डिनोट कैसे करेंगे, Na से। इसे डिनोट करेंगे N और यहाँ नीचे A, Na से। ठीक है ना, नंबर ऑफ एवोगैद्रो कहते हैं। बोलिए क्लियर है, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है। अब चलिए थोड़ा सा हम यहाँ लिखते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा कि हम कहाँ कहाँ क्या लिख रहे हैं, देन उसके बाद आप उसको लिखते चलिएगा अपने कॉपी में। ध्यान से दीजिए, ध्यान दीजिएगा, ये नहीं है कि ऐसे लिख दे रहे हैं, आपको कॉपी में भी लिखते चलना है। ये आपका पूरा का पूरा वेल मेंटेन, ऐसे समझ लीजिए वेल एलाबोरेटेड नोट्स है, जो आपको बोर्ड में भी काम आएगा। क्लियर हो रहा है? तो चलिए अब यहाँ देखिए क्या है, यहाँ पर हम लिख रहे हैं, ध्यान से समझिएगा एक बार। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कि अगर मैंने आपको केले लेने भेजे, क्या लेना भेजा, केला। अभी मैंने कहा था बनाना, देन आपको क्या पता है 1 डजन में कितने बनानास होते हैं, 12 बनाना, 12 बनानास, हाँ या ना? बनास लिख दिया, देखिए बनानास होता है, बनानास, BANANAS, 12 बनानास होते हैं, हाँ या ना? अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि आप बताओ कि 36 बनाना में कितने डजन, 36 बनानास में, 36 बनानास में कितने डजन, ठीक है ना, कितने डजन। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ क्या करोगे, आप डजन निकालने के लिए क्या करोगे, डजन इज इक्वल टू, आप क्या क्या आपने ध्यान दीजिएगा, आपने यहाँ क्या लिखा, जो क्वांटिटी आपको क्वेश्चन में दिया है, तो यहाँ क्या लिखोगे, गिवन क्वांटिटी, गिवन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय क्या, जो आपका क्या है, जो होता है, मतलब क्या, रेफरेंस क्वांटिटी, हाँ या ना बच्चों, बाय रेफरेंस क्वांटिटी, रेफरेंस क्वांटिटी, बात समझ रहे हो, बाय रेफरेंस क्वांटिटी। रेफरेंस क्वांटिटी क्या आपके, ये 12 बनानास, देन आपका क्या आएगा, डजन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आपका गिवन क्वांटिटी कितना है 36, तो आप क्या लिखोगे 36 डिवाइडेड बाय 12, तो आप कितना कहोगे कि भैया कितने डजन आए, 3 डजन आए। ठीक है, तो ये आप अपने दिमाग में खुद ही कर लेते हो। तो यहाँ पर देखो आपका रेफरेंस कितना है, 1 मोल में कितने कितने पार्टिकल, 6.022 इंटू 10 का पावर 23 पार्टिकल्स। तो अगर आपको कोई क्वांटिटी दे दिया, कितना भी क्वांटिटी दे दिया, तो आप कैसे निकालोगे नंबर ऑफ मोल्स, तो सीधा लिखो यहाँ पे, देखो फॉर्मूला लिख रहा हूँ अब यहाँ पे। ठीक है ना, कैसे निकालोगे, एन नंबर ऑफ मोल्स। देखिए मोल को हम लोग किससे करते हैं, एन से, स्मॉल एन से, और ये हमने पहले भी पढ़ा है। ठीक है, देन एन इज इक्वल टू क्या, एन इज इक्वल टू क्या, सीधी सी बात है, गिवन क्वांटिटी, जो आपका एग्जाम बोल रहा हूँ, न्यूमेरिकल्स में जो होगा क्वांटिटी दिया होगा, तो क्या लिखोगे उसके लिए, गिवन क्वांटिटी, हाँ या ना, गिवन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय क्या, देखो हमारा रेफरेंस क्या है 6.022 इंटू 10 का पावर 23, तो इसको हम नहीं लिख सकते क्या, नंबर ऑफ एवोगैद्रो, हाँ या ना।
कह सकते हैं ना। देन ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका किसके रिस्पेक्ट में, क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला। समझे या नहीं समझे। देन बच्चों इससे हम लोग अब न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर इसके बाद हम मास और वॉल्यूम में जाएंगे, मतलब क्वांटिटी से रिस्पेक्ट में जो भी न्यूमेरिकल्स होगा उसको हम करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से क्या करिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए बच्चों अब देखिए ध्यान दीजिए। एक्चुअली बच्चों मैं और आगे कंटिन्यू करना चाह रहा था, थोड़ा वीडियो और बड़ा बनाना चाह रहा था, बट मैंने आपको कहा थोड़ा इशू हो जा रहा है लाइट का। देखो अभी आपके सामने कट गया है और फिर से मेरा इन्वर्टर जो है वो कह रहा है कि आप जल्दी से शट डाउन कर दो वरना मैं बंद हो जाऊंगा। समझ रहे हो ना आप। देन फिर भी आज का लेक्चर इतना इनफ है। देन आप क्या करो, जल्दी से इसको देखो और अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो। देन हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में और उसमें हम करेंगे क्या, न्यूमेरिकल्स और एक तो चीज जैसे एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करते हैं। बहुत बच्चों को एटॉमिक मास तक कैलकुलेट करना नहीं आता है। देन मैं आपको एटॉमिक मास भी आपको कैलकुलेट करना सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपका एक और होमवर्क है। क्या, आपको एटॉमिक मास क्या करना है, याद करना है, रिमेंबर करना है। कैसे याद करेंगे, सबसे पहले तो आप एटॉमिक नंबर याद कीजिए। बहुत कम ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसका एटॉमिक नंबर का डबल करने पर उसका एटॉमिक मास ज्यादा आता है, जैसे कि क्लोरीन हो गया, ठीक है ना, या फिर सोडियम हो गया। तो ये सभी का क्या है, एटॉमिक मास को दोगुना कर, सॉरी एटॉमिक नंबर को दोगुना कर दो तो उससे थोड़ा ज्यादा उनका एटॉमिक मास आता है। तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ा याद कर लेना है। कैसे, फिंगर टिप पे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, इस तरह से आपको फिंगर टिप में क्या करना है, सभी को याद कर लेना है। कम से कम कितना, 30, कितना 30 एटॉमिक नंबर तक आप सीरीज में याद करो और उसका एटॉमिक मास भी क्या कर लो, देखते चलो, याद करते चलो। देन तभी तो हम आगे प्रोसीड कर पाएंगे। देन बच्चों अगर आपको मेरा वीडियो सेशन अच्छा लग रहा है, लेक्चर अच्छा लग रहा है, देन प्लीज बच्चों लाइक कर देना, शेयर कर देना। और फिर से कहता हूं आपका लाइक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, देन प्लीज बच्चों लाइक करना। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आज के लिए राम राम जी।